वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 65th बीपीएससी प्रीलिम्स के 10 मैथ के क्वेश्चंस। इसके पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने बाकी जीएस के क्वेश्चन को आंसर के साथ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और ये वीडियो में हम लोग सिर्फ मैथ के 10 क्वेश्चन, बचे हुए मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, अ, यदि एस इक्वल टू समेसन एन 1 टू 15 ब्रैकेट एन प्लस 1/3, तो एस का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि ये सीरीज़ दिया हुआ है जिसमें एन 1 से 15 तक है, तो अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू तो यहाँ पे हम लोग एस इक्वल्स टू समेसन n इक्वल्स टू 1 to 15 एंड ब्रैकेट n प्लस 1/3 ये दिया हुआ है। तो जैसा कि अगर देख सकते हैं, हम लोग अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो n का वैल्यू 1 से लेकर 15 तक लेना है। तो अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3 प्लस, इसी तरह से n का वैल्यू नेक्स्ट टाइम 2 लेंगे, n 2 प्लस 1/3। सिमिलरली ये सीरीज को अगर हम लोग आगे एक्सपेंड करते रहेंगे तो फाइनली ये 15 तक जाएगा। तो लास्ट टर्म होगा 15 प्लस 1/3। अब इसको अगर हम लोग रीअरेंज करके लिखना चाहें तो 1 2, सिमिलरली ये नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 से लेके 15 तक, इसको हम लोग अलग कर लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस अप टू 15। और सभी टर्म में जैसा हम लोग देख सकते हैं कि हर टर्म में 1/3 1/3 1/3, और ये 1/3 कितने बार आया है, तो टोटल 15 टर्म्स हैं, तो टोटल 15 टाइम्स आया, तो उसका अलग से समेशन कितना हो जाएगा टोटल, तो 15 इंटू 1/3। तो यहाँ से ये तो 15 इंटू 1/3, 3 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, और यहाँ से ये एक हमें सीरीज़ मिल गया है नेचुरल नंबर का 1 से लेके 15 तक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला में अगर हम इसको पुट करेंगे तो n इंटू एन प्लस, ये फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n टर्म्स होता है। तो इसमें अगर पुट करेंगे तो n जो है यहाँ पर n लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म कितना है 15, 15 इंटू एन प्लस 1 मीन्स 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, और ये तो यहाँ आ चुका है 5। तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, और नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15 8 जो 120 और प्लस 5, तो ये फाइनली आएगा हमारा 125। तो हमारा आंसर होगा 125। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। दो रेलगाड़ियाँ जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी एक के दूसरे के अपोजिट मीन्स विपरीत दिशा में अगर ट्रेन या कोई भी चीज़ वस्तु चलती है तो हमेशा उसका जो गति होता है उसको जोड़ दिया जाता है, क्योंकि दोनों की गति वहाँ पर इफ़ेक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर कोई वस्तु एक ही दिशा में
एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो उस समय हम लोग स्पीड को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे विपरीत दिशा है तो यहाँ पे हम लोग स्पीड को ऐड करेंगे। मीन्स मतलब यहाँ पे टोटल रिलेटिव स्पीड जो है 180 की हो जाएगी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 150 मीटर है। तो 150 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी को पूरी पार करना है तो दोनों की लंबाई को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 300 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस है ये मीटर में है, लेकिन जो स्पीड है, जो रिलेटिव स्पीड है, वो है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड को में लाना है तो 5/18 से हम लोग गुना करते हैं। और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर उल्टा आना है तो जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में। तो यहाँ पे हम लोग को आएगा 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। तो हमें टाइम निकालना है, तो बहुत ही ईजी है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। तो 300 को यहाँ डिवाइड करेंगे 50 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में, और ये 6 आएगा सेकंड, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तीसरा क्वेश्चन। दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक है। तो ये कॉम्बिनेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। टोटल 12 कलम है और 2 लोगों में बांटना है, और ये कंडीशन ये है कि कम से कम एक को 2 मिलना ही चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, ए और बी। टोटल हमारे पास 12 कलम है। तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो स्टार्ट करते हैं कि पहले को मान लिया 2 दिया, क्योंकि मिनिमम हम 2 देना ही है। तो दूसरे को कितना दे सकते हैं, देना होगा 10, तो टोटल 12 हो गए। अगर दूसरे को 3 देंगे, पहले को 3 देंगे तो दूसरे को 9 देना होगा। पहले को अगर 4 देंगे तो दूसरे को 8 देना होगा। उसी तरह से अगर पहले को 5 देंगे तो दूसरे को 7 देना होगा। अगर पहले को 6 देंगे तो दूसरे को भी 6 देना होगा। इसी तरह से आगे अगर पहले को 7 देना, अगर 7 दिए तो दूसरे को उल्टा 5 देना होगा। अगर पहले को 8 दिया तो दूसरे को 4 देना होगा। आगे अगर पहले को 9 देना, अगर 9 दिया तो अगर दूसरे को 3 देना होगा। और अगर पहले को 10 दिया तो दूसरे को 2 देना होगा। इसके आगे अगर पहले को 11 देने से दूसरे को 1 देना पड़ेगा, लेकिन हमारा कंडीशन ये है कि कम से कम 2 देना ही होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना यहाँ पर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 9 तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में हो, दोनों की त्रिज्याएं का अनुपात दिया गया है, तो दोनों के वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम
इसका रेशियो निकालते हैं तो हमें पता है कि कोई भी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सो अगर यहाँ पर एरिया ऑफ A1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल B, अगर यहाँ पे निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर पहले सर्कल के लिए और पाई R2 स्क्वायर दूसरे सर्कल के लिए। तो यहाँ पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर में R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, तो उसका अगर वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो A1 B1, और यहाँ पर या A1 B1 लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ए या बी से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो यहाँ पर R1 का वैल्यू है 1.5 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग का 1.5 का होल स्क्वायर करने से आएगा 2.25 इस टू 1। तो यहाँ पर हम सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2.25 इस टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग दोनों नल का 1 घंटे में भरा गया भाग निकालेंगे तो जैसे हम लोग अगर जितना समय वो कोई भरने या उसको खाली करने में लगाता उसका जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब दोनों नल द्वारा भरा गया भाग क्या होगा, तो 1/3 हो जाएगा भरा गया भाग पहले नल के द्वारा 1 घंटे में। उसी तरह से खाली किया गया भाग दूसरे नल द्वारा 1 घंटे में कितना होगा, 1/4। उस समय को उल्टा कर देने से उसके द्वारा किया गया कार्य निकल जाता है। तो ये तो भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल कुल कितना भाग भरा होगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 3 से, ये 4 टाइम्स में 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1 मतलब 4 माइनस 3, यहाँ 4 3 से 12 होगा तो यहाँ 3 इंटू 1 4 माइनस 3, तो ये आएगा 1/12। तो दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग होगा 1/12। अब ये भाग को जब हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा कुल समय, मतलब 12 घंटा 12 आवर आ जाएगा। दोनों नल एक साथ अगर खोल दिया जाए तो भरने में इतना समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहले से जो टंकी है उसका 1/3 भाग भरा हुआ है, तो हमें पूरा नहीं भरना है। तो 1/3 भाग अगर किसी टंकी का या किसी भी चीज़ का भरा हुआ है तो कितना भाग खाली है, तो उससे अगर हम लोग एक से, क्योंकि किसी भी चीज़ का पूरा भाग फ्रैक्शन में 1 होता है, तो 1 से 1/3 को अगर माइनस करेंगे तो आएगा 2/3, मतलब 2/3 खाली है, तो इतना भाग को भरना है। तो ये तो समय तो एक पूरे टंकी को भरने में समय लगाया जा रहा है। तो 2/3 भाग को भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो इसमें इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8, मतलब 8 आवर्स आ रहा है, 8 घंटा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 घंटा। ऐसे भी आप ये समय निकालने के बाद जो अगर इसको 3/3 में अगर ब्रेक करेंगे तो 4 4 4, तो 1/3 अगर भरा हुआ है मतलब ये, तो 2/3 यही जो बचा हुआ 8 है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें सीरीज़ दिया हुआ है और इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो इसमें देखना है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले देखा जाए कि इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है, तो फर्स्ट 1 से 3 जाने पर यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद अगर 3 से 9 जाने पर 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर अगर 9 से 15 जाने पर फिर से 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर 15 से 25 जाने पे 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है।
25 से 30 जाने पर ये 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद फिर 35 से 49 जाने पर 35 से 49 जाने पर यहाँ पे 14 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जैसा देख सकते हैं कि लास्ट 4-5 टर्म से एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3 से 9 और 9 से 15, 6 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है, उसके बाद फिर 10 ऐड हो रहा है, फिर 10 ऐड हो रहा है। तो इस बार नेक्स्ट जब 14 ऐड हुआ तो एक बार और 14 अगर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 14 + 49 मीन्स हो जाएगा 53 + 10 63। तो उस हिसाब से यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी 63। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है x² - y² = 7 और x - y = 1 हो तो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो उसका विकर्ण निकालना है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन को सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का मान निकालना होगा। जो अगर x का मान वही लंबाई है और y का मान चौड़ाई है, उसके बाद विकर्ण उसके बाद ही निकलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है x² - y² = 7। तो अगर इसको हम लोग अगर ऐसे लिख सकें a² - b² के फॉर्मूला पे अगर ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हैं x + y * x + y * x - y = 7। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 1। तो अगर इसके जगह वैल्यू पुट करेंगे x - y = 1 इसके जगह, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन हो जाएगा x + y = 7 और ये इक्वेशन x - y = 1 है। अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x = 8 और यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा x = हो जाएगा 4। ये x 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो x = हो जाएगा 4। अब हमारे पास जो लंबाई था, मतलब x का वैल्यू जो कि लंबाई था, तो वो आ गया है 4। और अगर ये 4 को x का वैल्यू चाहे इस इक्वेशन या इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा y का वैल्यू आएगा x = 4 और y का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा y का 3। अब यहाँ के बाद y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 आने के बाद ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। अब यहाँ पे हमें निकालना है विकर्ण, डायगोनल। तो डायगोनल कोई भी रेक्टेंगल में डायगोनल एक कैसे निकलता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का ये विकर्ण, ये कर्ण हो जाता है। तो ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण इक्वल टू होगा, डायगोनल विकर्ण इक्वल टू होगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर अंडर रूट, मीन्स होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और इसका टोटल इसको अगर ऐड करेंगे तो ये होगा √16 + 9, तो दोनों ऐड करके होगा √25 और मतलब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 23। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं। तो 60 विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, तो कैरम खेलने वाले विद्यार्थी कितने हो गए। तो अगर 80 का 60% निकालेंगे तो 80 का 60% निकालेंगे 80
इंटू 60/100, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। मतलब 48 जो विद्यार्थी हैं वो कैरम खेलते हैं, 45 शतरंज खेलते हैं, मतलब चेस। तो अगर 80 का 45% निकाला जाए तो 24 जा 25 जा 5 से फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 9, 9 4 जा 36, मतलब चेस खेलने वाले हैं 36। 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं और न शतरंज। तो कुछ न खेलने वाले, तो कुछ न खेलने वाले, नथिंग, वो है 10%। तो 80 का 10% अगर निकालेंगे तो आएगा 8। तो अगर इसको हम टोटल ऐड करें, टोटल अगर ऐड करें तो चेस खेलने वाले, तो चेस खेलने वाले हैं 36, और कैरम खेलने वाले हैं 48, और कुछ भी नहीं खेलने वाले हैं 8। तो ये अगर टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा इसमें टोटल सम आएगा 50, 38, 8, 56, 62, 92, टोटल 92 आएगा। लेकिन कुल विद्यार्थी टू कुल स्टूडेंट की संख्या तो 80 ही है। तो इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट जो इसमें आ रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टूडेंट जो बढ़ गए हैं, वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, कैरम और चेस दोनों। तो यहाँ पर एक जो ऐसे छात्र जो दोनों खेलते हैं, बोथ, वो होंगे 92 माइनस 80, मतलब कि 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का है केवल शतरंज खेलने वाले की विद्यार्थियों की संख्या। तो केवल शतरंज खेलने वाले, टोटल शतरंज खेलने वालों की संख्या है 36, और इसमें से ऐसे 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो शतरंज के साथ साथ कैरम भी खेलते हैं। लेकिन यहाँ केवल शतरंज खेलने वाले कितने होंगे, तो 36 में से अगर 12 को माइनस कर देंगे तो ये जो 24 बच रहे हैं ये केवल शतरंज खेलने वाले हैं, मतलब ऑप्शन बी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 117/8 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये बिल्कुल ही एक फार्मूला पे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसमें हमें इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अगर इसका मान निकालेंगे तो इधर एक्स माइनस वाई को इधर भेजना होगा, तो मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये एक्स माइनस वाई इधर डिवाइड में चला जाएगा, और इसका मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान अगर एक्स पुट करेंगे दोनों का 117/18, और नीचे ये डिवीज़न में होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि ये 3/2 से हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 2 से ये 8 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से कैंसिल होगा या नहीं, 3 3 ज 9, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कैरी, तो हाँ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इससे 39 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो और आगे कैंसिल होगा नहीं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 39/4। देखते हैं 39/4 ऑप्शन है हाँ ऑप्शन सी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 39/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये शायद यही लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है।
मैथ सेक्शन का। तो ये है 5^x² + 2x + 7 इक्वल्स टू 125^2x + 1। तो यहाँ x का मान निकालना है। तो जैसा कि इधर बेस 5 है तो उधर में भी बेस को 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इधर हम लोग इस साइड 125 को लिख सकते हैं 5^3, क्योंकि 5 का अगर क्यूब करें 5 × 5 × 5 तो ये आएगा 25, और इसका होल पावर है 2x + 1। तो इसके बाद अगर इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो पावर के पावर अगर होता है तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मतलब 5 का फिर पावर क्या हो जाएगा, 3 से ये 2x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 3। अब दोनों साइड में बेस सेम हो गया है, तो यहाँ पर बेस सेम होने के बाद दोनों साइड के पावर को भी सेम कर देंगे। तो यहाँ पर x² + 2x + 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 6x + 3। तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा x² + 2x + 7 इक्वल्स टू 6x + 3, 6x + 3। अब इसको पूरे टर्म को अगर इधर लेके आएंगे तो x² 6x इधर आने के बाद हो जाएगा -6x, 2x - 6x हो जाएगा -4x, और -3 इधर आने से +3 इधर आने से -3 हो जाएगा, तो 7 - 3 हो जाएगा +4, और इधर कुछ नहीं बचेगा, 0। अब ये इक्वेशन को, ये द्विघातीय समीकरण है, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये अगर आप देख सकते हो तो इसको, ये एक्चुअली x - 2 का होल स्क्वायर है, a², तो यहाँ हो जाएगा x² -2ab, सो 2 × 2 × x -2ab + b²। तो ये एक्चुअली x - 2 का होल स्क्वायर है, तो x इसको लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायर को उधर अगर भेजेंगे तो 0 का अंडर रूट हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा फाइनली आंसर 2। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन 65 पीपीएससी प्रीलिम्स के एक्सप्लेनेशन के साथ देख लिए, और पहला पार्ट में हम लोगों ने बचे जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व ऑलरेडी कर लिया था और उसका आंसर देख लिया था। इसी तरह से इस चैनल पे और भी बीपीएससी से रिलेटेड और दूसरे एग्ज़ामों से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।